सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है। ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दे ए इकबाल। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेजबान साइमा लिंडस्ट्रॉम। पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबको मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं नौजवानों की डेवलपमेंट को, नौजवानों को आगे बढ़ाने में, उनकी मुश्किलात को हल करने में। तो हमारे आज के मेहमान जो हैं वो भी एक नौजवान है। कराची से उनका ताल्लुक है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट है, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। नौजवानों की के लिए एक सोच रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं दावत देती हूँ हमारे आज के मेहमान सर अय्याज मौरस को। थैंक यू मच जी। बहुत यूनिटी आपके चैनल का, साइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे खुशी ये है आज जो मेरा पसंदीदा उसको आप इंतखाब, और मुझे खुशी है और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स हैं आज हमारी इस गुफ्तगू से, इस सेशन से फायदा उठा, ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिससे हम जो है नौजवानों की जिंदगी उनकी को समझ सकें और उनकी तरक्की के लिए कुछ मुस्बत ऐसे लाए अमल, कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट कर सकें जो आई थिंक कहीं ना कहीं माशरे की बेहतरी के लिए। सो मच एंड इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मच एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। हमें बहुत खुशी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद जवान हैं और आप जवानों की मुश्किलात को, उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप नौजवानों में जाते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में, इंस्टीट्यूट्स में, वहां आप देखते हैं नौजवानों को, तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलात नौजवानों को पेश आ रही हैं आज के दौर में? आई थिंक मेरे जो जितना ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी जितना ट्रैवल किया है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, अदारों में, शहरों में, लोगों तक जाने में, वो मैं दो चीजें समझता हूँ कि एक तो जब नौजवानों से मिलते हैं आपको तो एक एनर्जी मिलती है। नौजवानों से जब आप मिलते हैं तो आपको कुछ जुनून मिलता है, कुछ जज्बा मिलता है, हालात चाहे जैसे भी हों उनके अंदर एक उम्मीद होती है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें नौजवानों को नौजवानों की नजर से देखना है। आप उन्हें एक 60 साल के एक प्रोफेसर, बुजुर्ग या एक वालदैन या दादा की नजर से ना देखें, आप सिर्फ उन्हें एक नौजवान की नजर से देखें तो आपको जो वो एनर्जी है वो अच्छी लगेगी, वो शरारतें भी आपको अच्छी लगेंगी कि इनमें कुछ ना कुछ हालात की तकलीफात और मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराने की जो आदत है ये आपको बड़ी पॉजिटिव लगेगी। दूसरी जो चीज मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवानों में पोटेंशियल भी है, मेहनत का जज्बा भी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो खुद को बदलने की, माशरे को बदलने की सोच भी है। लेकिन एक जो एलिमेंट बहुत बड़ा है और जिस पर बहुत ज्यादा बात की जाती है वो ये है कि इन नौजवानों की जो सिमत है, इनको जो डायरेक्शन है, रहनुमाई करना है, उसको हम कहीं ना कहीं समझते हैं हमारे घरों से शुरू होकर हमारे तालीमी इदारों में और हमारे माशरे में, और इवन दो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जब वो प्रोफेशनल लाइफ में भी जाते हैं वहां कहीं ना कहीं मिस करते हैं। और इसी की वजह से नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो गुस्सा आता है, जो अपने आप से बेगानगी है, जो माशरे से बेगानगी है, इसका कहीं ना कहीं ये अमल दाखिल ये है कि हम उन नौजवानों को डायरेक्शन नहीं दे पाते, उन्हें जिंदगी का मकसद नहीं समझा पाते। तो मेरी नजर में जो सबसे बड़ा एक मिसिंग लिंक है बिटवीन पेरेंट्स एंड उनके बच्चों के दरमियान, इसी तरह असातिज़ा और तालिब इल्मों के दरमियान, और इसी तरह से माशरे और नौजवानों के दरमियान मेरी ख्वाहिश है, और मैं कहता हूँ चाहता हूँ कि ये ख्वाहिश पूरी हो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, ये ख्वाब देखें और ये ख्वाब बच्चों में ट्रांसफर करें, यंगस्टर्स में ट्रांसफर करें। ये ख्वाब अपने साथ लेकर ना चले जाएं, ये ख्वाब अपने तक महदूद ना करें और ये ना कहें कि हमारी तो उम्र गुजर गई,
हमने कुछ नहीं किया, हम काश ये करते। ये आप नहीं तो अपने बच्चों में अय्याज साहब कहीं ये तो नहीं कि जैसे मतलब नौजवान जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके पास, वो करना चाहते हैं कुछ, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिधर वो कर सके, तो वो शायद उनकी जो एनर्जी है वो गलत चीजों की तरफ चली जाती है। बिल्कुल सही है। डायरेक्शन, जैसे आपने कहा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है उनकी। ये है, बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन इसमें हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। एक ये है, नौजवानों को भी यहाँ समझने की जरूरत है कि देखिए, प्लेटफॉर्म आपको कोई भी बना बनाया नहीं ला के देगा कि आप कहें कि जी आ जाए फौरन और आकर जो है वो टीवी शो करना शुरू करें। आपको एक स्ट्रगल करनी होती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा आपके पास क्या डिफरेंट है, क्यों लोग आपको मौका दें। ये भी एक बहुत एलिमेंट है कि यंगस्टर्स को भी समझना है कि जी। उन्होंने जिस मुकाम पर वो जाना चाह रहे हैं, पहले अपना मुकाम तो बनाए। आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं हुआ कि हमें किसी ने कहा कि जी फौरन ये ले आपके प्लेटफॉर्म तैयार है। हमने स्ट्रगल की है, एक जद्दोजहद की है और एक क्या कहते हैं, एक सफर तय करके यहाँ पर आए हैं। तो ये उसको ये समझना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आप जो मौके हैं ये शुरू से आपको उन्हें चैनलाइज करना है कि घर में है, उन्हें पता हो क्रिटिकल स्किल्स क्या है, एनालिसिस करना क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है। ये वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो घरों से जब शुरू नहीं होते, स्कूल्स में नहीं होते। पब्लिक स्पीकिंग, जो स्पीच कंपटीशन है, ये इस तरह से राइटिंग स्किल्स है, ये जो होस्टिंग है, डिबेट्स है, ये सारी स्कूल्स में होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है इस तरह की, आप हैरान होंगे हमारे बच्चे जब मैं मुख्तलिफ स्कूल या कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा हम्म। अ, उनको सबक भी आता है, सब कुछ चीजें आती है, लेकिन आप उन्हें कहें चार लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, उनके हाथ पांव लिटरली कांपना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी लोगों को फेस करना सीखा नहीं है, उन्हें सर, ये मैं कॉन्फिडेंस। इधर इधर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि कई दफा हमारे साथ जो है वो यूनिवर्सिटी में बच्चियों ने या लड़कों ने जो है मास्टर्स किया होता है किसी लैंग्वेज में, चले हम लगा लेते हैं, तो जब उन्हें बोलने का कहा जाए तो उनको बिल्कुल भी वो नजर नहीं आता कि उन्होंने कुछ सीखा है, उसको बोल नहीं सकते। वो लिख के शायद वो मार्क्स जो है वो 80% ले ले, 90% ले ले, लेकिन उसको बोल नहीं सकते। और आज के दौर में आप देखें कि जो प्रेजेंटेशन की स्किल है, नेगोशिएशन की स्किल है, ये कितनी बड़ी स्किल है। इसके हम्म। बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाते। आप एमबीए में भी कर रहे होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा थीसिस लिख लेते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट करने की बारी आती है वो नहीं कर पाते। नहीं पाते। और अगेन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां क्या है, वहां आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, आप अपने बॉसेस के सामने, आप बड़ों के सामने नहीं कर पाते। तो अगेन ये चीजें हैं। तो ये जब तक आप इनको शुरू से ग्रास रूट लेवल से शुरू नहीं करेंगे, एक हम्म। बच्चा 16 साल पढ़ने के बाद आके ये चीजें सीखेगा, तो वो 16 साल की तालीम पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो होगा ना, कि ये जो चीजें हैं ये हमने घर से सीखनी है, एजुकेशन सिस्टम से सीखनी है, किस तरह किसी से बात करनी है, किस तरह किसी को मुखातिब करना है। तो आई थिंक ये यंगस्टर्स के साथ साथ हमारे फैमिली एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स को बहुत जरूरत है कि वो सीखें कि हम्म। आज के दौर में बच्चों के साथ किस तरह से गुफ्तगू करनी है, कैसे उनको एजुकेट करना है। पिछले 1.5-2 साल से हम सब कोविड की वजह से बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो स्कूल है, वो घरों पे हो रही है, स्कूलिंग ग्रूमिंग हो रही है। अगर पेरेंट्स को नहीं पता बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे उनको उनको हैंडल करना है, तो वो आप देखें अब तो वो स्कूल नहीं जा रहे ना, हम्म। तो कितना गैप क्रिएट होगा। आई थिंक एक पेरेंटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। और जी। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, वो ये तो जरूर कहते हैं बच्चे सीखते नहीं है, लेकिन पेरेंट्स भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, ये सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे माशरे की, कि हम अगर जी। समझते हैं कि अच्छा ये जो हो गई है, मैं अब मुझे जरूरत नहीं है। मैंने ट्रेनिंग्स में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने पोतों के साथ आए हैं, और हम्म। मैंने उनसे पूछा आपको तो जरूरत नहीं है अब सीखने की। उन्होंने कहा हम इसलिए सीख रहे हैं कि आज के दौर में ट्रेंड्स क्या है, आज के दौर में नौजवान कैसे सोचते हैं, ताकि हम अपने पोतों के साथ बेहतर तौर पर कनेक्ट कर सकें। हम इनकी माइंड को, इनकी साइकोलॉजी को, इनकी नीड्स को समझ सकें, ताकि हम इनके साथ बेहतर वक्त गुजार सकें। जी सर, पेरेंटिंग के हवाले से एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे
बहुत दफा देखा जाता है कि एक बच्चा जो शाय है, जो ठीक से शायद फील करता है कि मैं लोगों के सामने बात ना कर सकूं, तो बहुत ज्यादा ये देखा गया कि अगर आप कोई भी बात उस बच्चे से पूछते हैं तो उसके पेरेंट उसका जवाब दे रहे होते हैं, या कोई और उसके साथ जो है उसके बड़े बहन भाई या उसके फ्रेंड जो है वो उसके हिस्से का जवाब दे रहे होते हैं। और यही बच्चे, अगर मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ बच्चे जो है वो शायद लिखने में इतने अच्छे नहीं है, और अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनमें जो है कुछ और खूबी है, तो वो खूबी जो है उनकी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप कर सकती है कि सारी उसकी जो कमियां है वो पीछे रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ग्रुप जो कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद, वो सबसे पहले घर से मिलता है। हम्म, अगर पेरेंट्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बच्चों को जानते हैं, सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा होता है अपने बच्चे के साथ, चाहे वो माँ है या बाप है। अच्छा, अगर वो नहीं जानते, उनको पता चल जाता है टीचर्स से भी पहले कि हमारे बच्चे में कहाँ जो है वो जरूरत है इस पे काम करने की। मैं कमजोरी नहीं कहूंगा उसे, मैं हम्म, कहूंगा कि कहाँ वो समझते हैं कि हमारे बच्चे को ज्यादा एतमाद की जरूरत है। ये वो सही। एलिमेंट है जब आप बच्चों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आप में ये वीकनेस है, बच्चे उसको ज्यादा महसूस करना शुरू होते हैं। अच्छा, बच्चों में हम कहते हैं ये बच्चा है, बच्चों में सबसे ज्यादा ईगो होती है। उनमें सबसे ज्यादा वो फील करते हैं कि अच्छा जी मुझे दूसरों के सामने इग्नोर किया गया और कहा गया मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता। और इस चीज को अपनी जिंदगी पे और उनकी शख्सियत को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ सिखाने की, समझाने की, अगर कहीं वीक है, बाज बच्चे रीडिंग में कमजोर होते हैं, बाज प्रेजेंटेशन में होते हैं, बाज राइटिंग में होते हैं, बाज की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको सिर्फ ये गाइड करने की जरूरत है कि बेटा अच्छा ये तुम्हारी स्किल्स जो है, इसमें अगेन अगर पेरेंट्स को नहीं पता होगा, हम्म, उनको नहीं पता बच्चों के क्या क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बच्चों से बात करनी है। अब रिश्तेदारों के सामने, दूसरों के सामने बच्चों को डांटेंगे तो वो आप अच्छाई नहीं कर रहे हैं बच्चे के साथ, आप बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जी। आप उसका जो है मोराल और डाउन कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली दूसरी ये चीज है कि आज के दौर में कोई भी चीज आप कह सकते हैं कि जी मैं नहीं सीख सकता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं सर हम तो बहुत बैकवर्ड एरिया के, हम तो गाँव में हैं, हमारे पास तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पैसे नहीं है, चीजें। मैं कहता हूँ देखो ये एक बहाना है आज के दौर में। आज ई लर्निंग के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वजह क्या है, जो बेसिक चीज है वो हमारे पेरेंट्स में भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, और इवन तो यंगस्टर्स में भी, वो है लर्निंग एटीट्यूड। आप हम्म, सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई यंगस्टर जो है वो एजुकेशन के हवाले से और आपकी होस्टिंग के हवाले से कोई पूछे और आप कहेंगे नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें हमें खुशी होती है कि कोई हमसे पूछा, इट मीन्स कि वो समझ रहे हैं कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं कि हम बैठे रहें और हमारे साथ जो है हमारे पास कोई आए और हमें गाइड करे। ये दौर वो नहीं है। आज आप इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, आप लोगों से खुद नहीं पूछना चाहते। मुझे लोग बहुत सारे पूछते हैं जी आप फलां लोगों से कैसे इतने लोगों से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, आप सिर्फ लोगों से पूछिए तो सही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, एक तरीकाकार होता है लोगों से पूछने का। एंड देयर सो मेनी पीपल हु आर विलिंग टू टीच यू, गाइड यू, और इवन तो आपकी रहनुमाई करने के लिए भी आए। तो मेरे ख्याल में यहाँ ये तीन चीजें हैं। पेरेंट्स को, अगर आपको खुदा ने, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि अगर आपको खुदा ने बच्चे दिए, औलाद दी हैं, इस तोहफे के साथ साथ ये आपका इम्तिहान भी है कि आप उनकी रहनुमाई, उनकी तरबियत देखिए। पेरेंट्स सिर्फ पैदा करने से नहीं बन जाते। ये हमारे यहाँ अलमिया है कि हमने पेरेंट्स को ये चीज सिखाई नहीं है। पेरेंट्स होते हैं तरबियत के, कि अगर आप बच्चों के साथ उनकी तरबियत नहीं कर पाते, आप सिर्फ उनके पालते नहीं, उनकी जिस्मानी जरूरियात पूरी करना ही पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग बहुत बड़ा एक काम है, एक बहुत क्या कहते हैं फुल टाइम जॉब है। तो उसमें आपने सीखना है कि आपने अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है। और सही। दूसरी, टीचर्स को भी, इवन दो, कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब बच्चों के साथ, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, नौजवानों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, तो हमने उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब करनी है, कितनी बात करनी है। देखिए आज टीचर जो है वो सिर्फ अकेला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आज उसका रोल सिर्फ एक फैसिलिटेशन का रोल रह गया। एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग इज इन ऑन पॉकेट, आपकी फिंगर टिप्स पे है, आप सीख सकते हैं।
कोई ऐसा वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप कहेंगे जी सिर्फ टीचर्स को आता है। इवन जी। दो कि आप पे जाके सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, और ऑल दो कि हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, आई थिंक दे नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप नौजवानों को नौजवानों की नजर से आप उन्हें समझें, पहले सुने। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है जॉन सी मैक्सवेल की। तो उससे किसी ने सवाल किया था कि आप ये जो यंगस्टर्स हैं ये तो बहुत मूडी होते हैं, घुमंडी होते हैं, बात नहीं सुनते, बड़ी यकड़ होती है, इनमें तहजीब नहीं लोगों से बात करने की, आप कैसे इनसे बात कर लेते? तो उसने कहा था कि मैं सिर्फ नौजवानों को जाके कोई मशवरा नहीं देता, या उन्हें ये नहीं कहता तुम ये नहीं, मैं पहले उनके साथ बैठता हूँ, पहले उनको सुनता हूँ, और जब उनकी मैं बात समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, तो फिर मैं उनको अपनी बात समझाता हूँ। तरह से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है ना, तो तब आप किसी दूसरे को इस पर लेकर आ सकते हैं कि आप अपनी बात उसे समझा सकते हैं। अनलेस आप उसकी बात नहीं समझ रहे और आप अपनी समझाना चाह रहे हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन का मेथड प्रोसेस ही ये है, इस टू वे। मैं आपको अपनी से सवाल कर रहे हैं, मैं आपका सवाल सुना, फिर मैं जवाब दे सकूंगा। अगर मैंने आपका सवाल नहीं सुना, मैं अपनी बातें करता जा रहा हूं, तो शायद हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती। जी। अच्छा, आपने नौजवानों की तरक्की के लिए मतलब हम बात कर रहे हैं इस हवाले से, तो आपके में क्या होने चाहिए नौजवानों को मज़ीद बेहतर बनाने में, उनकी डेवलपमेंट के लिए? अब बिल्कुल ये इसमें 2-3 सतह पर हमें काम करने की। सबसे पहले तो क्योंकि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, एक पूरा हुँ, मुल्क बन सकता है, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है नौजवानों की। लेकिन हम इसके जो कहते हैं मैन पावर, इस तरह से हमें करना चाहिए। हुँ, आजकल जो अगर आप यहाँ से दिमाग इस्तेमाल करें, आपके पास जितनी मर्जी एनर्जी है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हुँ, जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि सबसे पहले हमें हुकूमती सतह पर इकदामात हुँ, करने की जरूरत है। हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो नौजवान इतनी बड़ी फोर्स है हमारे पास, इनको कैसे बेहतर तौर पर हम एक वर्कफुल, एक स्किलफुल फोर्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेजेस पर, आपको यूनिवर्सिटी की सतह पर, स्कूल की सतह पर वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल, लाइफ स्किल सिखाने की जरूरत है। आपको ऐसे कोर्सेज, नो डाउट हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर भी रही है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इनको मजीद फास्ट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम को भी हमारे कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि आज का जो एजुकेशन है, जो निसाब है हमारा, वो स्किल बेस्ड अगर नहीं होगा, तो शायद हम उस तरह की क्वालिटी जो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, जिस तरह की सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है, या जिस तरह से दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। तीसरी चीज यंगस्टर्स को समझने की जरूरत है कि देखिए भाई, आज के दौर में आप सिर्फ डिग्री लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जा सकते अगर आपके पास स्किल नहीं है। हुँ, अगर आपके पास दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको दूसरों पर एज हासिल नहीं है, आपकी सीवी वही रिजेक्ट हो जाएगी। आज आपको कुछ ऐसा मुनफरद करना है दूसरों से ज्यादा, कि आप जो इतनी एक जॉब क्रिएशन जिसमें वो है। मजे की बात यह है कि जब हम यंगस्टर से मिलते हैं तो क्या वो कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास ऐसे स्किलफुल लोग नहीं है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे काम को, हमारी जरूरत को फुलफिल कर सके। पूरा कर तो इस सकें। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत जरूरी है कि आपको समझना है कि आज के दौर में स्किल्स कितनी मैटर करती है। एक और चीज जब हम करते हैं ना बात अब यंगस्टर्स की, तो एक बड़ा इशू होता है कि पाकिस्तान में बड़ी डाइवर्स यूथ है। एक वो यूथ है जो शहरों में होती है, जिसके पास बहुत ज्यादा सहूलतें हैं, जिनकी जो है वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है। और हुँ, एक वो नौजवान है जिसको 3 बसें बदल के बेचारे को अपने यूनिवर्सिटी जाना है, तो जिसको आखिरी जो है खुद कमा के फीस देनी है। एक वो है जिसका जो है वो फीस भी कोई दे रहा है तो उसे पढ़ना है। तो अगेन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये यंगस्टर्स जो हैं, इनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, इनका माइंडसेट सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है कि इनको उस पे फोकस किया जाए कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं सोचते, उनमें पोटेंशियल है। और आज के दौर में आईटी ने, सोशल मीडिया ने बहुत चीजें आसान कर दी है। उन्हें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने अंदर सलाहितों पर फोकस करना है कि यार मैं अगर अपनी सलाहितें इंप्रूव करता हूँ, अगर मैं ये चीजें भी सीखता हूँ, मैं डिग्री के साथ जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल सीखता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखता हूँ, आईटी की मुझे स्किल्स हैं, मेरे पास दूसरों से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है,
प्रैक्टिकल काम करने का एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक दे विल बी मोर, क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्सिबल, या उनको ज्यादा चांसेस हैं उनके माशरे में लाइफ में ग्रो करने की। और Okay. एक और point जी। कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि दे नीड टू लर्न लाइफ स्किल्स। हम्म, कुछ आप जॉब भी कर लेते हैं, बहुत सब चीजें, लेकिन आपको जिंदगी में लोगों के साथ कनेक्ट करना नहीं आता, लोगों के साथ बात करना नहीं आता, लोगों के साथ मैनेज करना नहीं आता, टीम बिल्ड नहीं करनी आती, आपको लोगों के साथ काम करने का फन नहीं आता। तो ये सारी स्किल्स आपकी जो है वो कहीं ना कहीं मदम पड़ जाएंगी। जरूरी है कि आप लोगों के साथ, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि जब हम देखते हैं नौजवानों के मसाइल तो ज़्यादातर यही बात होती है, जैसे आपने पहले भी बताया कि ओके मैंने जी ये डिग्री हासिल कर लिया लेकिन जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। लेकिन आप जिन पॉइंट्स को सामने ला रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह होती है कि क्यों नहीं हमें जॉब मिलती। तो अच्छा, इसके साथ में कुछ और आप अगर सलाहियतों को बताना चाहें कि क्या नौजवान किस चीज़ को सामने ला के उसमें अपने आप को बेहतर बना के जो है वो माशरे में अपना मकाम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो खास तौर पर हमारे यंगस्टर्स के लिए और जो दूर दराज के इलाकों में देख रहे हैं, नौजवानों के लिए, कि प्लीज अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा काम करें। आप जब इंटर हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपकी अपीयरेंस है, आपका लिबास है, आपकी शख्सियत है। लोग आपको उससे जज कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये हमें नहीं सिखाई जाती, ये इवन तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आके हमें नहीं पता होता कि हमने इंटरव्यू वाले दिन कौन से कपड़े पहनने हैं। अच्छा सर, ये एक बात मैं अक्सर नौजवानों से सुनी है, वो कहेंगे कि चले जी जो तो अमीर है, जिसके पास पैसे हैं वो तो अच्छे कपड़े पहन ले और अपना इंप्रेशन अच्छा बना ले, या लड़कियां जो है वो महंगे महंगे कपड़े और महंगा महंगा मेकअप कर ले। तो अब जिनके पास इतने पैसे नहीं है तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनको वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी अपनी अपीयरेंस को ज्यादा बेहतर बनाए? हम पाकिस्तानियों को शायद, सॉरी ये मैं मुझे पाकिस्तानी वर्ड यूज करना, ये शायद हमारा अलमिया है कि हम हर चीज का पहले, सबसे पहले, वो कहते हैं ना, सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम विद एवरी सोल्यूशन, तो हमारा भी हिसाब हो। जी जी जी। हमारा हर हल के साथ कोई ना कोई मसला जरूर हम क्रिएट करते हैं। भाई हम्म। आपने पहले भी तो कपड़े पहनेंगे, ये भी तो कहीं से लिए लिए ही ना। आपको ये सिर्फ ये सीखना है कि आपको कौन से ओकेजन पे कौन सा लिबास पहनना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की इस वक्त या तो और ऐसा कलर पहन के आ जाऊं जो बड़ा नहीं लग रहा, डिसेंट नहीं लग रहा, तो ये बहुत जरूरी है कि, या मैं यहाँ पर टी शर्ट पहन के आ जाऊं, सही है? आप जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे यार ये जो है वो बातें तो बड़ी कर रही है लेकिन ये इनको तो खुद नहीं पता। तो ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि देखिए, और ये शुरू से जैसे आप सीखेंगे, मैंने ये अपनी लाइफ में खुद सीखा है, क्योंकि मैं ये कहते हुए मुझे हरगिज को बल्कि फख्र होता है कि मैं एक गांव से एक शहर में आया हूँ। और ये बड़ा चैलेंजिंग था शुरू शुरू में मेरे लिए, अपने आप को ग्रो करना और ये चीजें सीखना, क्योंकि कोई भी सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आप इर्द गिर्द के मुआशरे से, जो बड़े प्रोफेशनल हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या मुझे कैसे करना है, फिर बजट और वो सेकंड चीज आती है। पहले तो आप इस चीज पे तो कन्विंस हो कि हाँ ये मुझे ये चीज करनी है, फिर वो दूसरा आता है। फिर जो जी। list सर, मैंने है ये वो, भी देखा है कि बहुत सारे लड़के हॉस्टल में जब होते हैं तो वो किसी से शर्ट और किसी से कोट और किसी से जो हेयर जेल लगा के तो फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब वो ऐसे भी राइट तो होते हैं ना। कॉम्बिनेशन है हम्म, आपकी। मैं जो इस वक्त काम कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के एक नामवर इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट आमिर सईद साहब के साथ है। वो, क्योंकि मैं खुद बहुत सीख रहा हूँ वहां पर, हम पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। और ये बहुत बड़ा, हम कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं कि अगर आप कामयाब हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि आप कामयाब हैं? क्या आप गले में वो पहन के अपनी डिग्री घूमेंगे, या लोगों को हम्म, अपना दिखाएंगे कि जी मैं कामयाब हूँ? आप अपनी ड्रेसिंग से लोग आपको जज कर लेते हैं, लोग आपको देख लेते हैं, अच्छा ये किस तरह पढ़ा लिखा है, नहीं है, ये वो। और इसके बहुत बेनिफिट, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आपको बताना पड़ती है प्रेजेंटेशन में, ये सारी चीजें। तो ये एक स्किल है, इस पे प्लीज काम करें। ये बाद में वो है, ये चीज है, ये आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल होती है कि आपको कपड़े, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा वो महंगे कपड़े, क्योंकि हम कह रहे हैं राइट कपड़े और राइट ओकेजन।
कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपने कपड़े कब और कहाँ पहनने हैं और सर क्यों सर पहनने हैं। अब तो अगर आप इंटरनेट पे जाए ना तो बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस उधर से भी मिल जाती है कि इफ यू आर गोइंग टू सम इंटरव्यू विच टाइप ऑफ क्लोथ्स इज राइट फॉर यू, और आप कोई और जगह पे जा रहे हैं, अगर किसी फंक्शन पे जा रहे हो कैसे कपड़े पहनना चाहिए, या मतलब ये सारा कुछ एक पर्सनल ग्रूमिंग में आता है कि बोलना कैसे है, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, अपनी ड्रेसिंग कैसी रखनी है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। तो ये सारा एक पैकेज है, सिर्फ एक चीज नहीं है कि मतलब स्किप सिर्फ जो है अपने आउटलुक को स्किप कर देना भी जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाकी सारी चीजों के साथ। तो ये देखिए ना, आप इतनी मेहनत करते हैं एजुकेशन पे, सब चीजों पे, लेकिन अगर आप अपनी ग्रूमिंग पे, पर्सनल ग्रूमिंग पे, क्योंकि आप इटसेल्फ अ ब्रांड है, आपका नाम, आपकी शख्सियत, आप एक ब्रांड है। और जब तक आप अपने आप को खुद ब्रांड नहीं समझते, आप अपने आप को खुद नहीं समझते कि यार मैं इस तरह से, मुझे जो है वो ये शनाख्त, ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लोग कैसे करेंगे। जी सर, लास्ट में मैं टाइम हमारा खत्म होने की तरफ जा रहा है प्रोग्राम, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, नौजवानों को क्या पैगाम, क्योंकि आप नौजवानों में बहुत काम करते हैं, नौजवानों के बारे में बहुत सोचते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नौजवानों को आज के प्रोग्राम में? बिल्कुल, मेरा एक आर्टिकल था, मैं जरूर उसका हवाला देना चाहूंगा, नौजवान मुस्तकबिल के ममार, लेकिन क्या है ये तामीर के लिए तैयार, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ। तो हमारे ये फ्यूचर है नौजवान, और हमारा, हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का चेहरा है, और कहीं से भी आप जो है वो पहचाने जा सकते हैं। आपका चेहरा अगर ठीक नहीं है, आपने जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहने हो, कुछ भी हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो अगर हमारे नौजवान स्किलफुल नहीं है, हमारे नौजवान बासलाहियत नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनको मैनर्स नहीं आते, तो शायद हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मैं दो चीजें कहता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमारे नौजवान को रोल मॉडल बनना है, सिर्फ अपने मोहल्ले के नौजवानों के लिए नहीं, नहीं। ठीक है, उसे आलमी सतह पर रोल मॉडल बनना है। जब नौजवानों की, यंग लीडर्स की बात की जाए, तो एशिया में पाकिस्तान 30s की जब बात की जाए, तो पाकिस्तान के भी बीच में लोग होने चाहिए। कहा जाए कि हाँ, पाकिस्तान के कहाँ यूथ की तरफ, यंग लीडर की तरफ देखो। दुनिया में जब ग्लोबल लीडर की, यंग लीडर्स की बात कीजिए या एंटरप्रेन्योर्स की बात कीजिए, तो वहां पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब आप नहीं रखेंगे, आपने देखिए कम्युनिटी से निकल के आपने ह्यूमैनिटी की तरफ जाना, ये स्टैंडर्ड आप नहीं रखेंगे तो आप अपने आप को उस लिहाज से ग्रो नहीं करेंगे। एक ये, दूसरी देखिए, हालात भी नहीं बदलेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी सर ऐसे हो गया, ये चीजें, कोई भी आपको मौका नहीं देगा, अपने मौका क्रिएट करना है बाय योर कॉन्फिडेंस, बाय योर कंट्रीब्यूशन। और कुछ ना कुछ लोगों का ऐसा दिन है, मैं आज यहाँ पर बैठा हूं तो किसी एक प्रोसेस के जरिए गुजर कर आया हूं। अगेन, ये एक्सक्यूजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं, मैं इनसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्सक्यूजेस क्या आप 10 साल बाद भी देते रहेंगे? क्या ये एक्सक्यूजेस आप उस वक्त भी देते रहेंगे जब आप जो है वो इस एज से गुजर जाएंगे, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी? एक्सक्यूजेस को रखें साथ। वो किसी ने कल बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था कि वसाइल जो हैं वो वसाइल होंगे तो ही उनके हल भी मौजूद होंगे। कभी भी वसाइल के जो हल होते हैं वो खला में मौजूद नहीं होते, वो जमीन पर होते हैं। जस्ट नीड योर माइंड, चेंज योर माइंडसेट। सर वो एक शेर है, उसकी पहली लाइन मेरे ज़हन में नहीं आ रही, शायद आपको वो याद हो, वो सेकंड लाइन है उसकी कि उगण वाले पैंदे ने फाड़ के सीना पत्थरा दा। तो बिल्कुल, वो ये है कि किस तरह उसका बड़ा जबरदस्त वो है, बेहिम्मती ने जेड़ा शिकवा बह के करन शिकवा पत्थरा दा, उगण वाले उग जाते सीना फाड़ के पत्थरा दा। तो इफ यू हैव विल पावर, कुदरत ने आपको स्किल्स दी हैं, तो यू विल मेक योर वे। कहते ना, जब वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर विल है, जस्तजू है, तो डेफिनेटली आप अपना जो है वो मुकाम बना लें। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी एनर्जी जो है, शुरू में मैं थोड़ी सी ढीली थी और जितनी एनर्जी से आपने जो है वो अपना बातचीत की है हमसे, वो सारी ट्रांसफर हो गया मुझ में भी, और बहुत सारे जो देखने वाले हैं उनमें भी। हम एक क्या कहते हैं, एक फ्रूटफुल आज का जो सेशन है वो हुआ है। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, और अय्याज मोरद साहब, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम मजीद जो है वो आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, और बहुत कुछ सीखा मैंने आज। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज।